राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मुंबई में। सबसे पहले तो मीडिया आज आपसे मिलने आई हुई है, बहुत सारी बातें यहाँ होगी। मुंबई में आप आए हैं, क्या खास वजह रही है, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करना है? सबसे पहले तो मुंबई में आने के बाद सर्वप्रथम जितने भी हमारे मीडिया सहकर्मी हैं सभी दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि इन सभी के आशीर्वाद से ही मुंबई में पिछला 2013 में मैं पहली बार आया था, और उसके बाद 2022 चल रहा था। इतने दिनों के सफ़र में हमेशा मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला, खास करके हमारे इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं। और थोड़ा सा एल्बम और सिनेमा का जो गतिविधि हुआ बीच में, उसके कारण कुछ लाइफ में चेंजिंग भी हुई, शादी विवाह हुआ, तो उस मैटर के थ्रू अब थोड़ा उधर भी रहना पड़ता है, इधर भी रहना पड़ता है। लेकिन मुंबई एक कहा जाता है कि मुंबई है और हम लोग के फील्ड के लिए सबसे बड़ी जगह है, और एक सीधा लाइन है कि मुंबई मेरी जान हम लोग बोलते हैं। तो कोशिश रहता है कि मुंबई जब हम चले तो कुछ नया सोच के चले, नया करने के लिए चले, तो इसलिए फिर इस बार मुंबई में आए हैं कुछ प्लानिंग के साथ ही। चलिए ठीक है। ये सवाल है कि आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यूज बड़े लेवल पर वायरल हो जाते हैं। हाल ही में एक वायरल हो गया था, तो वाकई में आरोप भी ये लगा कि भाई एक बनावटी है, या फिर आप रियल बताएं कि सच में आप गुस्सा हो गए थे? क्योंकि राकेश मिश्रा जी को गुस्सा होते जल्दी देखा नहीं जाता। नहीं, बात ये था ना कि मेरे बारे में जितना सब लोग जानते हैं, और वो बनावटी जानते हैं वो मुझे नहीं पता है, जो रियल जानता है मुझे, मैं बहुत क्लियर कट रहता हूँ लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और मैं सही को सही और गलत को गलत बोल देने में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, वो बस ये था कि शायद हम उसी टाइम जस्ट ऑफिस पहुंचे ही थे और कुछ वर्किंग में थे। तो मैंने और दूसरा चीज़ क्या है ना कि एक तरीका होता है हर चीज़ों का। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उनका जो तरीका है जैसे भी है, तो मेरा जो एक्टिविटी था वो पर्सनली नहीं था, न प्रोफेशनली था। वो एक मूड था, उस टाइम हम जस्ट कहीं की यात्रा के लिए शायद निकल रहे थे या कुछ रेडी थे, और उस टाइम एक माहौल चल रहा था। शायद कुछ उस टाइम किसी एक राइटर की तबीयत बहुत खराब थी, वो भर्ती थे, और इसी टाइप का मुद्दा चल रहा था। और इस मुद्दे से ना साइड से हम लोग सुनते सुनते एकदम कचकचा गया था मिजाज। तो और हमको अचानक से जब सिस्टम हुआ, तो ठीक है, जो सामने से हुआ वो एक्टिविटी, बट एक नेचुरल था, उस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना ही कोई मतलब था। और बाद में भी उनसे मैंने मिला, तो मेरा यही था कि कोई किसी भी चीज को कहने और सुनने का एक तरीका होता है, और उसको शायद रखना चाहिए, बस इतना ही बात था, और कुछ था नहीं। बट ठीक है, चलो जैसे हुआ। क्या वजह है कि आप फिल्मों से दूर हैं? फिल्मों से वजह का जो वजह है दूरी का, वो मेरा पर्सनल है। मैंने डिसाइड किया, और मैंने डिसाइड किया तो मेरा डिसीजन अभी तक तो मुझे सही ही लग रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको अनुमान लगाने का तो होना चाहिए अंदाजा, कि हम अभी कहाँ चल रहे हैं, किस तरह से हैं। मैंने जब लगातार 2013 से लेकर 2019-20 तक मैंने सिनेमा किया, उसमें जैसे मेरी एंट्री जिस फिल्म से थी, वाकई वो फिल्म थी प्रेम दीवानी। उसके बाद लैला छैला भी मुझे अच्छा लगा, प्यार किया तो डरना क्या, समथिंग, जो भी मैंने फिल्में की। बाद में करते करते जब कोविड के टाइम में मेरा एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, ए राजा तनी जाई ना बहरिया। तो मैं जब आकलन किया उस गाने के हिट होने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर सिनेमा कर रहा हूँ तो मुझे सिनेमा करना है, या मुझे रियल में सिनेमा करना है। एक सिनेमा करना यानी कि एक गिनती का डायरी पे लिखना कि हाँ मैंने इतना फिल्म कर लिया, इतना फिल्म कर लिया, मैं पर डे बिजी हूँ। तो सीधा सिंपल सा बात है संजय जी, कि मुझे लगा ना कि अभी की जो फिल्में हैं, या अगर मैं इन फिल्मों के लिए होड़ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे करियर के लिए इसमें दोनों नहीं है। सीधा सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके करियर में या तो आपको करियर बनाना है या तो पैसा कमाना है, दो ही चीजों की एक्टिव होती है किसी को भी अपना वर्किंग करना है तो। बट जिस हिसाब से इंडस्ट्री का सिचुएशन कोविड के टाइम में था और चीजें थे, तो मुझे लगा कि मैं अगर गिनती के लिए रेगुलर वर्क करके, और मैं बोल भी रहा हूँ कि ये फिल्म वो फिल्म वो फिल्म, तो वो कॉपी पे 50 फिल्म लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर राकेश मिश्रा करना ही है तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए और एक तैयारी कीजिए,
और इंतजार कीजिए उस प्रोजेक्ट का, जिसको लाने के बाद आपको लोग बोले कि हाँ भाई प्रोजेक्ट किया है बंदा, बंदा फिल्म किया है। वो जितना आप इधर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा जिंदगी है, सांस है, सिनेमा हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन सिनेमा का मतलब है कि सिनेमा होना चाहिए, सिनेमा का मतलब कुछ भी नहीं है। और ये 5-6 साल मैंने किया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे शायद थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, और मैंने ब्रेक दिया। और ब्रेक देने के बाद मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं एक जगह पहले फोकस किया एल्बम को, और एल्बम को पूर्णतः फोकस किया। और सिनेमा के लिए उस दिन से अभी तक मैं 2-2 स्टोरी ऐसा लिखा भी जा रहा है, अंदरूनी सब तैयारी चल रही है। तो मैंने यही डिसाइड किया कि अब वो नहीं करना है कि रेगुलर, क्या तो हम रेगुलर शूटिंग ही कर रहे हैं, सिनेमा ही कर रहे हैं, बट पता ही नहीं चल रहा है वो कब आके कब चले गए, क्या हुआ उससे। मतलब सीधा सिंपल सा बात है मतलब कि- अच्छे अगर स्क्रिप्ट मिलेगी तो राकेश मिश्रा फिल्म में करेंगे। हाँ करेंगे, मतलब कैरियर, या तो कैरियर, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैरियर ही, कि हम जिस चीज को करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राकेश मिश्रा किसी से भोजपुरी इंडस्ट्री में डरते हैं कि फिल्म नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो बात है डरने का, तो मैं मतलब ये जो डर शब्द है ना, वो मैं शायद जब 11-12 साल की उम्र में आया था संगीत में, तब से लेके आज तक डर ही शब्द तो हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हम बेबाक बोलना पसंद करते हैं, क्लियर बोलना पसंद करते हैं, और हमें जो करना होता है, ये भी बात है कि मेरे अंदर वो भी कॉन्फिडेंस है कि मैं डिसाइडिंग हूँ, और मैं डिसाइड करता हूँ तो डिसाइड पे रहता हूँ। मुझे वेट करना मजा आता है। मैंने अगर डिसाइड किया तो इसमें किसी का दिल नहीं था, न परिवार का, न किसी का दबाव नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे फिल्म करना है, वो भले साल में एक करे, मुझे वो लिस्ट नहीं बनाना है, और आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, भोजपुरी लेकिन इंडस्ट्री ये जो आप लिस्ट बनाने की बातें कर रहे हैं, ये क्या हम ये समझे कि आप किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं, दूसरे एक्टर को इशारा कर रहे मैं हैं, देखिए, या आपको लगता है कि जो फिल्में बन रही हैं वो वाकई में देखने लायक नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हर आदमी का अपना डिसाइड करना अपनी लाइफ है। इसका मतलब मेरे बात को अगर आप मीडिया के थ्रू लाएंगे और आप बोलेंगे कि हम किसी पे टारगेट करने वाले पहले तो कोई होते ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने गुण दिया है उसके अंदर। अगर वो अपने हिसाब से काम करता है तो हर व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो करता है, उसके डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं, बट हम अपने डिसाइड करने वाले हैं। अगर क्या किसी हिंदी सिनेमा में कोई एक्टर रेस्ट ले लिया 2 साल, तो क्या इसका मतलब है कि वो दूसरे पे क्रिटिसाइज करेगा? नथिंग। ये हमारी तैयारी है। हो सकता है कि आपको नहीं पता है, हम कुछ अपना तैयारी कर रहे हैं, हमारा कुछ प्लान है, विजन है आगे के फ्यूचर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कर रहे हैं, आप डिसाइड करते हैं, डिसाइड और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करते हैं कि किस हीरो को लेना है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ काफी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोल रहे हैं कि आप सिंगिंग के लिए बने, फिल्म के लिए नहीं बने। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डिसाइड का मतलब ये था कि हम अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हम सिनेमा किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं। सिनेमा हमको करना है कि नहीं करना है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, और हमको कब करना है। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोल रहे हैं कि आप सिंगिंग के लिए बने हैं, वही तो फिल्म हम के भी लिए। आपको बता रहे हैं, हम किस चीज के लिए बने हैं वो आगे की फ्यूचर बताएगी। हमको क्या करना है जब हम करने आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्यों हम प्रेम दीवानी किए थे तो तब तो हम सिंगर के लिए ही बने हुए थे, फिर भी वो क्यों 14 वीक और 15 वीक चल गई? वो टाइमिंग था। मैंने आपको क्या बोला, अभी का जो टाइम था कोविड से, जो कोविड से हिला हुआ था सारी चीजें, उसमें मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया, और मैंने एकदम एंजॉय के साथ कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन काफी मित्र और आते हैं। इंडस्ट्रीज के जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एक बात जान लीजिए, वो सभी हम लोग के गार्जियन हैं, एक पेरेंट्स हैं। हमेशा उनके साथ काम करिए या मत करिए, लेकिन उनका सुनना, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ सीखना, ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। और मुझे भी ऐसा होता है कि मैं सिनेमा के ऊपर वर्किंग करूँ या चर्चाएं करूँ, बट मैं सबके साथ टच में रहता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, सबसे कुछ ना कुछ जानता हूँ, समझता हूँ कि हाँ अभी क्या किया जाए, कैसे प्लान किया जाए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पर्सनली अपना करना पड़ता है। लेकिन जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से आप लंदन जा रहे हैं यशी फिल्म के थ्रू। हाँ, लंदन जाने की प्लानिंग है, और सारी चीजें लगभग डन है। तो जब प्रोसेस फाइनल हो जाएगा तो देखते हैं, फिर तो चलिए। यहाँ यशी फिल्म 13 पिक्चरें बना रही है और कम से कम 40 गाने बन रहे हैं, तो आपको गाने के लिए ले जाया जा रहा है या फिल्म के लिए? देखिए एक चीज है, मैंने आपको बोला ना कि ये जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री में मैं पर्सनली जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हमारे गार्जियन हैं, बड़े हैं, मेरा आज तक एक आदत रहा, मैं कभी किसी से सवाल नहीं किया, ना ही कुछ बोलता हूँ।
और खास करके अभय भैया जो हैं वो हमारी पूरी भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक स्तंभ कहे जाते हैं। और वो एक ऐसे गार्जियन हैं कि वो बस उनका आदेश आ जाए, वो इतना भी उनसे नहीं बात होता है कि हाँ भैया क्या, क्यों, कैसे। उनका आदेश आ जाए, ये यासी फिल्म के ऑफिस से ये फोन आ जाए कि हाँ बाबू ये काम है, हाँ ठीक है भैया हो जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। तो अब क्या है कि उन्हीं का जवाब अभी दे रहा हूँ कि वो वहां पहुंचने के बाद यासी फिल्म्स खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है राकेश मिश्रा को। बट वो एक ऐसे स्तंभ है, ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका जो भी वो बोलेंगे उसमें ना नहीं है, उसमें हाँ ही है। और इसलिए कि भैया ने हमेशा भोजपुरी और भोजपुरी भाषा के लिए बहुत, आज जहाँ भी भोजपुरी, जहाँ से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ था, आज लंदन तक ले गए, सिंगापुर तक ले गए, मलेशिया तक ले गए, जहाँ भी ले गए, एक उनका बहुत बड़ा पर्दा के पीछे, वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे एक पर्दा के पीछे भोजपुरी भाषा के लिए जो उन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप हमारे इंडस्ट्री को, हम लोग जो गांव से लोग आए थे, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम विदेश में जाएंगे, विदेशों में हमारी चीज़ों को ख्याति मिलेगी। तो इसके लिए यासीन फिल्म और अभय सिन्हा भैया के पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रीजनल सिनेमा सभी लैंग्वेज में अच्छा कर रहे हैं, गुजराती की बात करें, कन्नड़ा की बात करें, मराठी सिनेमा में अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा क्या वो अश्लील? आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश भाई, मीता भाई हैं आप हमारे, आपको आई लव यू, इसलिए कि इतना सेंसिबल क्वेश्चन आपने लाया। अब शायद मेरा जितने देर से आप लोग मुझे बातों में जो फंसा रहे थे अपने, मेरा फाइनली जवाब आपने दे दिया कि हम रीजनल में बड़ा होने के लिए हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, हमको सोचना होगा, हमको उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ों पे सोचना होगा कि क्या जो हम पिछले 10-12 साल से बना रहे हैं उससे अब अलग सोचना चाहिए। या जैसे भैया ने बोला ना, जैसे क्या होता है कि हमारे साथ जो सिनेमा बनाते हैं, हमारी टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे को एक्टर, उन सबके साथ भी ना एक हाथ बंधा हुआ है। कारण क्या है कि अगर हम लगा देते हैं, चलिए आपने बोला अगर कोई ऐसा माँ वैष्णो देवी करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति आया बोला कि चलिए हम भोजपुरी पे 10 करोड़ लगा रहे हैं, बट जिस दिन ये लाइन वो बोलेंगे, एक बार रात को वो टेबल पे बैठेंगे भी कि क्या पूरे इंडिया जोड़ के 10 करोड़ का रिकवरी है, क्या हम मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, क्या हमें देखने वाले लोग पूरे परिवार के साथ जाके 3 घंटा बैठ के देखते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री के ऊपर इस पे चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, आप जितने रीजनल भाषा की बात कर रहे हैं, आज से 15 साल, धर्म जी मोबाइल से निकल जाइए, आज से 15 साल 20 साल पहले जब जाएंगे आप, तो चाहे वो मैं बहुत नॉलेजकार नहीं हूं और मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और मैं एक गायक था, एक अभिनेता के तौर पे आया मुंबई में, लेकिन धीरे धीरे जब यूट्यूब पे और हर सोशल वर्किंग पे मैं पढ़ना शुरू किया, तो आज से 15-20 साल, क्योंकि हम लोग जब खोजते हैं ना कि भाई हम जहाँ हैं वहाँ और भी इंडस्ट्री होगी कभी, तो पता चला कि 20-25 साल पहले कभी कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री भी ऐसी ही थी नॉर्मली, बंगला इंडस्ट्री भी ऐसी ही थी, लेकिन उन लोगों ने विचार किया, उन लोगों ने अपने मल्टीप्लेक्स को बढ़ाया, अपने गवर्नमेंट से बात किया, अपने लोगों से बात किया कि हम कैसे बढ़ा हों, और उसके लिए उन्होंने एक तैयारी किया, एक हुजूम किया, एक टीम वर्क के साथ जाके बैठे बातचीत किया। आई होप, मुझे लग रहा है कि हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में भी जितने हमारे बड़े गार्जियंस हैं, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं इसके तरीके में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सक्सेस के लिए दिन रात कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करता है। हमारी इंडस्ट्री भी हो सकता है कि अंदर अंदर प्रयास कर रही होगी कि मल्टीप्लेक्स में क्या ऐसा किया जाए कि पूरे इंडिया के मल्टीप्लेक्स में या बिहार यूपी के मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी का लगना एकदम अनिवार्य हो जाए। तो शायद जिस दिन हमारा तरीका बदल जाएगा, हमें जगह मिलेगा, हमारे सिनेमा बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक बात ये आप मानिए कि अभी फिलहाल जो भोजपुरी फिल्में बन रही है वो पहले के अपेक्षाकृत बहुत अच्छी बन रही है, पारिवारिक भी बन रही है, सिस्टमेटिक भी बन रही है, और कंटेंट भी हो रहा है। हाँ, अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा ऊपर उठ के, तो उसके लिए बजट लगता है, और बजट तभी कोई आप पे लगाएगा जब आप रिकवरी करेंगे। और रिकवरी के अगर तौर पे देखा जाए तो ये फैक्ट है कि जब तक मल्टीप्लेक्स और आपको अच्छे थिएटर का सेंटर नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है। सर, आपको लगता है कि जो सुपरस्टार्स है जैसे केसारी लाल जी और पवन जी, निरहुआ जी, उनको एक स्टेप आगे लेना चाहिए जिससे कि लोगों के जो दिमाग में जो चीज़ें हैं, जैसे अश्लीलता की बात करें, तो वो चीज़ें बदलेगी अगर सुपरस्टार लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी बड़े भाई हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हों,
रवि किशन जी हों, पवन भैया हों, खेसारी जी हों, चिंटू भाई हों, रितेश भाई हो, समथिंग हम सबको बोल रहे हैं। हम तो फिलहाल अभी कुछ दिनों से वो हैं तो हम ज़्यादा कुछ अपनी बात नहीं रख सकते हैं, बट ये जितने भी लोग हैं, आप मानिए या मत मानिए, ये सारे लोग अंडर टेबल लेवल पे प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आपको चाहत है ना कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी दिखे, उसी तरह उनको भी दिन रात ये चाहत है, अंदर एक मन में उनके भी कहीं ना कहीं वो दिन रात सोच रहे हैं कि हम इसका कोई रास्ता निकालें, और इसके लिए शायद ये लोग निकाल भी रहे हैं। अंदरूनी इन लोगों की कुछ तो चल रही है, क्योंकि जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स ऐसे ही नहीं होते हैं। आज आप बात कीजिए, जितने भी आपने बोला कि हमारे बड़े स्टार्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे पवन भैया हो, खेसारी जी हो, समथिंग जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे भाई हैं या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मेहनत सारे लोग कर रहे हैं। हर आदमी से आप मिलिएगा ना, तो जिसे पूछिएगा कैसा सिनेमा बना है, तो बोलते हैं कि अरे गर्दा बना है, सिनेमा बना है। तो कहने का मतलब है कि उनका ऊर्जा है, वो तैयारी में भी लगे हैं। कभी कभी ऐसा हल्ला हो भी रहा है, जैसे देखिए एक फिल्म का ट्रेलर देखा था मैं, गबरू ना, महेश पांडे जी बनाए हैं। वाकई मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। एक माई करके कोई फिल्म अभी बन के आया है, हाँ, दिनेश भैया का, बहुत अच्छा फिल्म लगा। तो यानी कि हम प्रयासरत हैं, हम 1 CR 1.5 CR 2 CR में घुस भी रहे हैं। बस वही प्रॉब्लम हो जा रही है कि हमको दिखाने का जो सिस्टम है ना, वो शायद अभी जो पहले जिस तरह से, पहले तो चलिए क्लियर था कि सिंगल थिएटर था तो एक घूम में चलते थे, बट अब कहीं ना कहीं भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स की जरूरत है, एज ए रिकवरी, एज ए सिनेमा हम अच्छा। सर ट्रेलर की बात की आपने, अभी 2 ट्रेलर आए, एक बोल राधा बोल और हमारा स्वाभिमान। सर आपने देखे हैं दोनों? मैंने दोनों ट्रेलर देखे। सर आपको कौन सी ट्रेलर अच्छे लगे? मुझे दोनों ट्रेलर अच्छे लगे। इसमें और जोड़ते हैं कि दरअसल एक नहीं 4 ट्रेलर आए हैं। हाँ राइट। तीसरा ट्रेलर जो है वो निरहुआ जी की फिल्म आर्मी का है, और चौथा जो ट्रेलर है वो रितेश जी की फिल्म प्रजातंत्र का है। खास बात यह है कि चारों ही फिल्में एक ही दिन 28 तारीख को रिलीज हो रही है। तो सवाल 2 है कि चारों में से बेस्ट ट्रेलर कौन सा था आपका, और दूसरा, चारों ही अपने आप में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आना कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को नुकसान तो नहीं है, जिन्होंने 1 CR 2 CR तक लगाया? देखिए, अगर मुझसे आप पूछते हैं कि सिनेमा कैसा था ट्रेलर, तो मैं आपको सच सच बता दूं, राकेश मिश्रा का जो काम है वो एज ए सिंगर भी और एज ए एक्टर भी, मैं इस इंडिया में रिलीज होने वाले किसी भी भाषा और किसी भी सॉन्ग को, ऐसा नहीं है कि सुबह का 5 घंटा सिर्फ मुझे मेरा यूट्यूब पे इस सर्चिंग में जाता है कि आज कितनी चीज़ें आई और मुझे देखना है, इसलिए कि मैं वहाँ पे सीधा बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे एज ए दर्शक कभी नहीं देखता। मैं एज ए एक्टर, एज ए टेक्निकली और एज ए सिंगर, एज ए एक्टर के तौर पे मैं उसकी कंटेंट को देखता हूँ। ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, प्रतिभा किसने क्या किया है। एक्टर सारे अच्छे होते हैं सर, एक बात समझ लो, लेकिन फिर भी हम किसके भरोसे होते हैं? अपने श्रोता के भरोसे, अपनी जनता के भरोसे, ठीक है। उसी तरह से सबका भोजपुरी में ही डायलॉग है, सब में फाइट एक्शन है ही, गाने हैं ही। अब ये जो डिसाइड है, ये जब आप थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको, हमको, किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना बड़ा, कौन कितना छोटा। जब जनता में जाएगा तो जनता की वोट मत आपको बता देगी कि कौन कहाँ है, पहली बात, इसलिए कि वो जनता का चीज है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे तो जितने भी ट्रेलर की आप बात की, हमने सब सारे ट्रेलर देखे हैं, हम आपको बता दें। और सारे ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बस मुझे इसी बात का खुशी है कि हमारा जो प्रयास है, सिनेमा जो अभी दिख रहा है, जो ट्रेलर दिख रहा है, जो बनाने का स्टाइल दिख रहा है, जो कंटेंट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। बस यही है। राकेश सर, अपने ऑडियंस और अपने चाहते दोस्तों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे ऑडियंस ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमको भोजपुरी सिनेमा देखना है, लेकिन उनका एक छोटा सा शिकायत है दुबे जी, उनका छोटा शिकायत है। आप लोग रोज मीडिया में दिखाते हैं, सुनाते हैं, किसी दिन ये भी लिखिए ना कि आप लोग अपना मत दीजिए, अपनी बात रखिए, आपको कैसे चाहिए, कैसे देखेंगे आप सिनेमा। सारे दर्शक, हम लोग जब स्टेज शो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया थिएटरवा में जाके देखा सिनेमा, बोलते हैं भैया 3.5 घंटा बर्दाश्त ना होगा। तो जिस तरह हमें आपको सुविधा चाहिए, हमारे देखने वाले, सुनने वाले दर्शक को भी अब सुविधा चाहिए। वो 3 घंटा चोय वाला पंखा में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, जिस दिन भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स दे दिया जाएगा, फिर आप देखिए भोजपुरी सिनेमा का रिकवरी और भोजपुरी के दर्शक
सर आपके दर्शक थोड़े कम हैं, 35 करोड़ 40 करोड़ आपको सुनने और देखने वाले लोग हैं। बस आपको एक जगह देना पड़ेगा अच्छा, जहाँ की पूरे परिवार के साथ वो लोग बैठ सके, सिनेमा को एंजॉय कर सके, थोड़ा एसी चले, थोड़ा माहौल ठीक हो, तो ये बहुत जरूरी है। सर मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो म्यूजिक माफिया उस पर राज करती है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव उस पर? सर भोजपुरी जो इंडस्ट्री है ना, इस पे भोजपुरी भाषा राज करता है। मेरे पॉइंट को समझिए, इसमें ये संगीत है, संगीत में माफिया डॉन ये सब नहीं होता है। संगीत एक समुद्र है, और समुद्र में आप भी जाइए तो आपको भी खड़ा होने का लहर आपको बर्दाश्त करना है कि लहर आ रहा है तो लहर बर्दाश्त कीजिए। ये एक भाषा है, और एक भाषा को, एक भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी जहाँ है, मैं इतना जानता हूँ कि वो सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और आई होप कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम आएगा जब आपको ये सवाल भी करने का मौका नहीं मिलेगा, उस टाइम तक इंडस्ट्री एक अलग स्वरूप में होगी। लेकिन इस बात का आपको भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व है, और सभी सुनने वालों को गर्व होगा कि आज भोजपुरी भाषा ही है जो पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर बॉलीवुड के गाने के बाद, चाहे वो सिनेमा का कोई गाना बजे, चाहे एल्बम का बजे, सबसे ज्यादा गाना भोजपुरी का ही बजता है सर। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज आप सोशल मीडिया पे और जितने भी न्यूज बनाते हैं डाल लीजिए, लेकिन भोजपुरी का न्यूज आप डालिए, लाइव न्यूज डालिए, छोटा सा न्यूज डालिए, बट उसको सुनने वाले दर्शक हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो भोजपुरी आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का जो आप इसमें अभी मुंबई सिनेमा जो है उसमें हमको लगता है कि बहुत अहम रोल मीडिया का है, क्योंकि आप लोग आजकल पब्लिक तक हर बात पहुंचा देते हैं। पब्लिक भी आजकल घर बैठे भाई हर चीज़ यूट्यूब से देख लेती है। तो भोजपुरी को भोजपुरी की तरह अगर देखिएगा तो ये भाषा का जगह है, इसमें हम बड़े वो छोटे, वो बड़े वो छोटे, वो ऐसे, ये सब कुछ नहीं है। जहां भी जो कर रहा है, भले कोई कहीं भी करे, काम भोजपुरी के लिए ही कर। सर छठ का शायद आपका एक गाना आया है, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, 2 लाइन अगर सुना दे दो। हाँ, मैंने एक छठ का गाना गाया है, और अभी तो मैं बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्सफुली कि सभी दर्शकों को कि जो अभी नवरात्र में मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दिए, बघवा अथवा खींचा था, और ऐसे टाइम में प्यार दिए जिस टाइम में कि लगातार 2-3 सालों से भजन बजता ही नहीं था नवरात्र के टाइम में और सावन में। लेकिन इस बार रिकॉर्ड फेल हो गया है। इस बार हर पंडाल पे केवल भजन ही बजा है, जीजा साली नहीं बजा। तो कहीं ना कहीं दर्शक भी अब हमें वो सहयोग और साथ दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। और उसी ट्रैक में मैंने छठ गाया है कि नारे की सजल धजल रथवाले के घोड़ा अढ़ाई डेग बढ़ता, सजल धजल रथवाले के घोड़ा अढ़ाई डेग बढ़ता, कि त्रिपुरारी संगे चक्रधारी देख खड़ा बड़े मुस्काई, संगे बाड़ी हो गौराया लक्ष्मी मने मने कहेली हुमाई, कि देव मुनि गुनी जन फूल बरसावे हीरा मोती मुकुट पर जड़ता, सजल धजल रथवाले के घोड़ा अढ़ाई डेग बढ़ता। एक गाना और कातही भाषा का जो पारंपरिक बहुत पुराना चलता है। अच्छा, ये तो आप सदैव सुनते हैं। तो आपकी आवाज से बोले कि काचही बास के बहंगिया बहंगी दीही चाहू पर, बहंगी दीही चाहू पर, ते तयान्हर होई बेरे बटोहिया, बहंगी छठी मई के जय, बहंगी छठी मई के जय। ये गीत जब भी हम लोग गाते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि शारदा सिन्हा जी आके बैठ गई हम लोग के पास, क्योंकि जो उनके आवाज में, जो उनके वॉइस में छठ गीत, इतिहास कहीं भी होगा, कुछ भी लिखा जाएगा, भोजपुरी गीत संगीत कहीं भी होगा, बट छठ पूजा आता है ना तो शारदा सिन्हा जी का और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलाकार का हम लोग को सुनने और देखने को मौका मिलता है, और अद्भुत है वो। लेकिन जी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, पूरे देश विदेश से लोग जो है इस वक्त नौकरी छोड़ करके छठ मनाने
बिहार में आते हैं हाँ। और काफी इमोशन हो जाते हैं। इस क्या इसमें ऐसा क्या कुछ खास है? दिवाली में भी उतने लोग नहीं पहुंचे जितना छठ में देखिए पहुंचते हैं। एक चीज आप मानिए कि हम जितना भी पूजा करते हैं ना, जितना भी पूजा हमारे हिंदुस्तान में होता है, शायद हम बोलेंगे तो इस पर कहीं कोई सवाल ना हो जाए, क्षमा चाहता हूँ बोलने के पहले, बट जो मुझे लगता है जितने भी पूजा होते हैं वो मान के होता है कि ये हैं और सब कुछ है इस सृष्टि में, सब कुछ है, माँ का आशीर्वाद, पिता का प्यार, सब कुछ है। लेकिन अगर एक छठ ही ऐसा व्रत है कि आप साक्षात उनको देख के उनको अर्घ देते हैं, मतलब हम सूर्य भगवान को साक्षात अपने आंखों से देखते हैं और अर्घ देते हैं। दूसरी चीज, इतना कठिन पर्व और शायद दूसरा नहीं हो सकता। इतना कठिन पर्व है, इतना कठिन पर्व है कि अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं तो आपको पता होगा, इसमें मतलब एक ये गेहूं पसारा होगा ना, गेहूं, उस गेहूं को पसारने के बाद 6 घंटे 7 घंटे धूप में छाता लेके बोरिया ओढ़ के, और आदमी छत पे अगोरिया करती है, औरतें अगोरिया करता है कि कोई एक कौवा आके जूठा ना कर दे। मतलब इतना डर किसी पर्व में नहीं लगता है जितना छठ के व्रत में डर होता है, क्योंकि ये पर्व पूरे 3 दिन आम के दातुन से मुंह धोना है, आपको नीचे चटाई पे सोना, बोरिया पे सोना, मतलब शुद्धता की तो मतलब इतना शुद्ध रखना पड़ता है आपको। चारों घर में जहाँ पूजा हो रहा है सब लीप पोत के गोबर से एकदम आपको, मतलब ये पर्व जो है ना ये अद्भुत है। और इस पर्व को जो एक बार देख लेगा ना, वो यूपी बिहार से नहीं भी होगा तो एक बार यूपी बिहार सिर्फ इसलिए आएगा कि देखते हैं। और इतना अच्छा लगता है जब आप घाट पे जाएंगे, तो घाट पे जब जाइए तो मने लगता है कि साक्षात धरती पे ना कोई एक अद्भुत मेला लगा हुआ है भगवान का। बहुत अद्भुत। दिवाली तो हफ्ते भर के बाद है, कुछ खास दिवाली में? दिवाली और छठ दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मुंबई के मेरे मीडिया भाई को और सभी दर्शकों को। और साथ साथ में इस बार का दिवाली जो है ना, क्या है कि इस बार का सारा पर्व ना थोड़ा चाँप के हम लोग मना रहे हैं, कहे कि 2 साल से ना घरवा में बैठल मन पिता गिरे है। अब एक बार दशहरो भैया तो चाँप के भैया एकदम, अब छठो हुई तो अतने भीड़ हुई घाट पर। आ दिवाली में बस एक चीज बोलेंगे कि बम धमाका पड़ाका जो भी है, आज का थोड़ा क्या है कि दौर अलग है। पहले गांवों में स्पेस होता था बहुत, बगीचे में बाहर, बट अब शहर उहर में भी छठ होता है, तो थोड़ा सा धमाका जो करना है वो बचा के करना है, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, और कहीं ना कहीं प्रदूषण से अपने को और अपने देश को भी बचाएं। थैंक यू।